ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। सो आप सभी का धन्यवाद आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, वैसे इसका डे 1 हमने लिया था लास्ट संडे को, मल्टी हेडर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। सो लास्ट टाइम तो जो सिनेरियो था वो काफ़ी सिंपल था, मतलब मैंने ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं लिया था। उसमें डेटा आप देखेंगे तो इस तरह का था, जिसमें आप देखेंगे आपके पास कॉलम हेडर में भी हायरार्कीज है, ईयर की, क्वार्टर की और मंथ की हायरार्की है, राइट। और नीचे एक सब कैटेगरी, मतलब एक टेबल ना हो गया, एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में इनपुट है आपके पास। अब इसका एक वर्जन 2 भी है जहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती है। देखेंगे आप, यहाँ पे डेटा का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाया है मैंने, और एट द सेम टाइम अगर आप बॉटम में देखेंगे तो हर एक रीजन के हिसाब से है मेरे पास, ये रीजन ABC करके लिया हुआ है मैंने, राइट। तो अगर ऐसा हो तो कैसे सॉल्व होगा? पहले वाले सिनेरियो में तो एक सिंगल सिंगल शीट से ही डेटा आ रहा था, यहाँ पे मल्टीपल शीट से सेम टाइप ऑफ डेटा आ रहा है, मतलब स्ट्रक्चर तो सेम है एटलीस्ट। तो इस पे कैसे वर्क किया जाएगा? ओके, तो अगर मैं पहली वाली अप्रोच लगाता हूँ जो मैंने लास्ट संडे को लगाई थी, तो हम कई सारे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और एक्सेल से उठा लेते हैं उसको। पहले तो ये वाला है मेरा जो नया फाइल है। ओके, अब देख सकते हैं इतना सारा आ गया। अब मैं इसमें कौन सा वाला उठाऊँ, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है जी, मैं शीट 1 उठा सकता हूँ, मैं शीट 2 उठा सकता हूँ, मैं 3 उठा सकता हूँ, राइट। तो ट्रांसफॉर्म मान लेते हैं मैंने 3 लिए, ऐसा ज्यूम कर लेते हैं कि हमने 3 उठाया। ओके, हमें तो लेने सारे हैं, कल को कुछ और नया डेटा आ जाएगा तो वो भी लेने होंगे। तो पावर बीआई क्या करेगा, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये अलग से टेबल बना देता है। इसका मतलब ये हो जाता है, मतलब एक प्रॉब्लम, जो पोटेंशियल प्रॉब्लम ये होगी कि कल को मान लेते हैं कि जिस सोर्स से हमें फाइल आई है, वो सोर्स, मतलब जो जो बंदा हमें भेज रहा है, वो हमें एक शीट और डाल के देते हैं। मे बी के होगा, एम होगा, ओ हो सकता है, रीजन, राइट। तो उसे सिस्टम कैसे ऑटोमेटिकली उठाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर नई शीट्स आती हैं या पुरानी हट जाती हैं, तो हमें मैनुअल इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, डेवलपर को बार बार आना पड़ेगा इसको फिक्स करने के लिए। ये एक प्रॉब्लम है, राइट। हमारा सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए डायनामिक हो, ताकि फटे ना, चाहे शीट आए या ना आए, सॉल्यूशन चलता रहना चाहिए। क्योंकि अगर डेवलपर का मैनुअल एफर्ट लगेगा तो में भी हो सकता है एस्केलेशन हो जाए। ठीक है, सो ये जो तरीका है, जिस तरीके से हम लेके आए हैं, ये गलत तरीका है, हमें ऐसा नहीं करना है। ओके, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा टेबल नहीं चाहिए अपने को। ओके, हम इस क्वेरी को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। चेंज टाइप अभी हमें जरूरत बिल्कुल नहीं है। नेविगेशन में इसने शीट का नाम उठा लिया है, हम नेविगेशन भी हटा देते हैं यहाँ से। तो अब आप देखेंगे, जब मैं नेविगेशन के स्टेप को हटा देता हूँ तो सारे शीट्स इसने उठा लिए, है ना, बढ़िया। ओके, इसको करने का दूसरा तरीका भी है, अगर ऐसे समझ नहीं आता है। हम न्यू सोर्स पे जाते हैं, एक्सेल वर्कबुक फिर लेते हैं, इसको फिर कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे सिस्टम हमें बोल रहा है कि सेलेक्ट करो, अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आगे नहीं पढ़ने देगा ये ओके भी डिसेबल्ड है यहाँ पे। तो सेलेक्ट करने की जगह पे इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म डेटा कर दीजिए। ये मेरे एक स्टूडेंट ने बताया था ये तरीका, अब मुझे भी नहीं मालूम था। देखिए आ गया, सेम हो गया। तो इसकी जरूरत नहीं है, इसका मतलब इसको डिलीट कर दीजिए। ओके, यहाँ पे आते हैं और इसको रीनेम कर देते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, अब आती है मेन बात, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के मेन स्टेप्स। अब आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो इन छोटे छोटे मिनी टेबल्स के अंदर है। ठीक है, तो जिनको पावर क्वेरी ढंग से नहीं आता है, उनका जो पहला स्टेप होता है, अ, ये दोनों रखेंगे और बाकी उड़ा देते हैं। ये जनरली करते हैं हमारे डेवलपर्स। अरे उल्टा करते हैं मैंने तो, ये दोबारा करते हैं। ओके, अब ठीक है। तो वो जनरली क्या करते हैं, इसको एक्सपैंड कर देते हैं। बुरा नहीं है, पर इसमें भी प्रॉब्लम है, करने में क्या जा रहा है। ठीक है, ऐसे एक्सपैंड कर देते हैं। अब एक्सपैंड तो कर दिया, पर अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए, एक्सपैंड करने से क्या होता है, अपेंड हो जाता है। मतलब रीजन ए का जो डेटा है और रीजन बी का डेटा है, अपेंड हो जाएगा। सारे रीजन का डेटा जो है एक के नीचे एक अपेंड हो जाता है, वो एक प्रॉब्लम है। क्योंकि हेडर भी तो साथ में आ रहा है, हेडर पे तो ध्यान ही नहीं दिया हमने।
हमारा जो हेडर है नॉर्मल हेडर नहीं है, वो मल्टी हेडर है, मतलब उसमें 3 हेडर है, H1 H2 और H3 है। तो ये जो हेडर है बार बार नीचे दिखेगा आपको, ये देखिए, ये बस कुछ 16,000 रिकॉर्ड हैं, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं अपेंड करता हूँ रीजन ए को, सॉरी रीजन बी को रीजन ए के नीचे अपेंड कर देता हूँ, तो ये जो हेडर हैं ये भी अपेंड हो जाते हैं साथ में। ये देखो इसमें भी हेडर है। तो डायरेक्ट एक्सपैंड ऑपरेशन करना इज अ रिस्की बेट, तो ये करना अच्छा नहीं होगा। ओके, इसमें एक और प्रॉब्लम है, वो है कॉलम के नाम। वो है कॉलम के नाम। अगर आप हमारे हेडर्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये पीरियोडिक हेडर्स हैं ये। अभी हमारे पास 2024 खत्म हुआ है, राइट, फिर 2025 आएगा, उसके भी डालने पड़ेंगे फिर हेडर्स, फिर 26 आएगा, उसके भी डालने पड़ेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अगर आप इस एक्सपैंड ऑपरेशन को ध्यान से देखते हो, तो कॉलम के जो नाम है उसको ये हार्ड कोड कर ले रहा है। इसने कर रखे हैं 50+ हैं कुछ, हाँ देखिए 61 कॉलम हेडर्स को हार्ड कोड कर दिया। इसका मतलब ये हो जाता है कि कल को जब ये कॉलम हेडर्स बढ़ जाते हैं, मे बी 70 80 90 हो जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली पावर बीआई उसे उठा नहीं पाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि एडवांस एडिटर में जो कोड एक बार प्रिंट हो जाता है वो कोड ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता है। मतलब अगर कॉलम 1 यहाँ प्रिंट हो गया है तो कॉलम 1 कॉलम 2 नहीं बनेगा कभी भी, ऑटोमेटिकली नहीं होता है, आपको उसके लिए अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो ये जो नंबर जो प्रिंट हो चुके हैं 1 से लेकर 61 तक, ये चेंज ही नहीं होंगे। ये 61 से 62 नहीं बनेगा, इवन 71 भी नहीं बनेगा। ये इंक्रीज नहीं करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। तो आपने ये जो एक ऑपरेशन जो हमने कर दिया है, ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में एक ब्लॉकर की तरह बन जाएगा, जो कि कभी भी फट सकता है। अगर कुछ कॉलम ऊपर नीचे हो जाते हैं, मतलब प्लस माइनस हो जाते हैं, तो ये फट जाएगा सॉल्यूशन। तो हमें मेक श्योर करना है कॉलम का नाम ना आए। तो ट्रांसफॉर्मेशन को डायनामिक बनाने का जो रूल है, अनसंग रूल है ये वैसे, ठीक है, ये कहता है कि अगर आप डेटा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और उसमें आप कोई रेफरेंसेस यूज कर रहे हैं, रेफरेंसेस से मेरा मतलब है टेबल का नाम, कॉलम का नाम, रिकॉर्ड का नाम, है ना। अगर ये रेफरेंसेस स्टैटिक नेचर के हैं, मतलब ये कभी चेंज नहीं होने वाले, ओके, ना इंक्रीज होने वाले हैं ना डिक्रीज होने वाले हैं, ना इनका रीनेम होने वाला है, तो आप इनको स्टैटिक रेफरेंसेस को यूज कर सकते हैं। आपका सॉल्यूशन नहीं फटेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपको लगता है कि यार ये रेफरेंसेस चेंज हो सकते हैं, ये इंक्रीज हो सकते हैं, डिक्रीज हो सकते हैं, ये रीनेम हो सकते हैं, तो उस तब आपको मेक श्योर करना है कि आप इन रेफरेंसेस के जो नेम है, ऑब्जेक्ट नेम है, उनको हार्ड कोड ना करें। क्योंकि अगर आपने कर दिया तो कोड तो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा, और क्योंकि कोड अपडेट नहीं होगा तो सॉल्यूशन कभी भी फट सकता है। मे बी ऐसा हो कि आप सो रहे हो और आपको कॉल आया ऑफिस से, अरे ये रिपोर्ट फट गई, यस, तो फिर आपकी रात काली होगी, या मे बी अगले दिन आपको डांट पड़ेगी या एस्केलेशन होगी, है ना। तो बेटर सेफ खेला जाए, सॉल्यूशन डायनामिक बनाने पे ध्यान देना चाहिए। ओके, तो एक्सपैंड ऑपरेशन इज अ रिस्की बेट हियर, इसको हटा देते हैं। ओके, अब वापस आते हैं, रिमूव हेडर भी करने की जरूरत नहीं है। तो इसको कैसे किया जाए, तो यहाँ पे एक तरीका आ जाता है। अ, अगर आपको नॉर्मल पावर क्वेरी आता है तो आप नहीं कर पाएंगे यहाँ पे ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेगुलर पावर क्वेरी में आप देखते हैं आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन के इतने सारे ऑप्शन होते हैं, राइट, बहुत सारे टूल, क्या कहते हैं, ये सारे एक्शंस हैं, बटन्स एंड ऑल दैट, ये हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास। पर जो अब अगला देखने वाले हैं उसमें हम एम क्वेरी का इस्तेमाल करके ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। मतलब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इस डेटा को ट्रांसपोज कर दो, राइट, ये जो नीचे जो प्रीव्यू आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में फ्रंट में नहीं है, यहाँ नहीं है, ये टेबल के पीछे छुपा हुआ है। तो आपका जो यूआई है कैन नॉट हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म दिस डेटा, यूआई नहीं हेल्प कर पाता है। तब आपको एम लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, इनके फंक्शंस का इस्तेमाल करके ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, तब ये हो सकता है। यस, ओके, थोड़ी बहुत अप्रोच इसमें जो हमने लास्ट सेशन में सीखी थी या डिस्कस की थी, उसका भी इस्तेमाल करने वाले हैं हम इधर। ओके, सो लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, हमने ये देखो ये अप्रोच लगाई थी,
मैं अगर एक सैंपल के लिए ले लेता हूँ, अगर ये हटा देंगे, ये सैंपल के लिए ले लिया, अभी बात बैक टू नॉर्मल पे चले जाएंगे। तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने इस पूरे टेबल को ट्रांसपोज कर लिया था ऐसे करके। ठीक है ना, थोड़ा टाइम लेगा, 16,000 रिकॉर्ड है। ओके, हो गया। अब आप कहेंगे ट्रांसपोज क्यों किया आपने? ये वजह ये थी कि अगर आप देखेंगे हेडर को ध्यान से देखिए, 2020 यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अगर एक्सेल में देखेंगे, एक्सेल में यहाँ पे इन्होंने मर्ज कर दिया है, सेल्स को मर्ज कर दिया है। तो ये 2020 है, ये 12 महीनों के लिए है, इन सभी कॉलम्स के लिए है। तो ये 2020 रिपीट होना चाहिए इधर। सिमिलरली क्वार्टर वन 3 बार रिपीट होना चाहिए, टू भी 3 बार, राइट। पर वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे नल हो गया है। तो हमें मेक श्योर करना है ये 2020 है, ये सभी पे रिपीट हो जाए। क्वार्टर 1 इन ब्लैंक नल की जगह रिप्लेस हो जाए। तो प्रॉब्लम इज कि आपके पास एक अप्रोच है जो है फिल डाउन फिल अप की, पर ये वर्टिकली चलती है, हॉरिजेंटली नहीं चलती है। तो हमने डेटा को जो उसकी वर्टिकल से हॉरिजेंटल कर दिया और हॉरिजेंटल टू वर्टिकल कर दिया। ठीक है जी। अब ऐसा ऐसा करने से क्या होता है, मैं आराम से फिल डाउन कर सकता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल टू हॉरिजेंटल कर दिया, हॉरिजेंटल टू वर्टिकल कर दिया। ओके, अब देख सकते हैं ये 2020 आ रहा है, नल आ रहा है। अब मैं इसमें आराम से फिल डाउन की अप्रोच लगा सकता हूँ, फिल और फिल डाउन, ये रिपीट कर जाएगा। ठीक है, मतलब जहां जहां मुझे फिल करना है तो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इन तीनों को मर्ज कर देंगे हम। ओके, इसके लिए ट्रांसफॉर्म में जाइए और मर्ज कॉलम लगा दीजिए, मतलब कॉन्कैटिनेट करना है हमें। ओके, एक सेपरेटर रखेंगे सो दैट जब आगे हम इसको ट्रांसफॉर्म करें, राइट, तो हमें इसको स्प्लिट भी करना पड़ेगा। सेपरेटर रखना जरूरी है, तो मैं कॉलन ले लेता हूँ उसके लिए। अभी हम एक सैंपल टेबल पे कर रहे हैं, उसके बाद मैं इसको एम क्वेरी की मदद से करूंगा ऑन ऑल द टेबल्स। ठीक है, ये भी हो गया, राइट। ओके, इसके बाद अब हम इस पे, यहाँ पे एक एरर भी आ रही है, ये एरर का सिंबल आ रहा है। इसके लिए पता लगाने के लिए भाई एरर है क्यों क्यों आ रही है, तो उसके लिए हम होम पे चले जाएंगे, कीप रोज में चले जाएंगे और कीप एरर पे क्लिक करेंगे, सो दैट मेरे को पता चले कि वो एरर है कहाँ, दिखे एटलीस्ट। दिखेगी तभी तो फिक्स करेंगे, अगर पता ही नहीं चली तो फिक्स कैसे होगा। ओके, ये देखो ये एरर है। अब एरर के राइट पे क्लिक करके ये मुझे बताएगा एरर क्यों आ रही है। कहता है कैन नॉट अप्लाई एम्परसेंड टू टाइप नंबर एंड टेक्स्ट। तो पॉइंट कहने का इसका मतलब ये है कि नंबर और टेक्स्ट को ये कॉन्कैटेनेट नहीं कर सकता, ये सिंपली यही बोल रहा है। तो उसके लिए हम वापस आते हैं। मर्ज करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा, एक मिनट, थोड़ा स्लो है क्योंकि डेटा ज़्यादा है। ओके, अब यहाँ पे नीचे शायद ये नंबर में कन्वर्ट हो गया होगा। ओके, क्योंकि इसका नंबर ही कंटेन करता है, राइट। ओके, सो हम इसको क्या करते हैं, इसको टेक्स्ट बना देते हैं, एक डेटा टाइप परफॉर्म कर देंगे इसके ऊपर। अब क्योंकि इसका डेटा टाइप टेक्स्ट बन गया है तो सिस्टम के पास ऑप्शन नहीं है, तो अब वो इसको नंबर नहीं समझेगा, वो इस पे वर्क करेगा एज अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। ओके, ओके, फिर उसके बाद मर्ज पे आ गए और उसके बाद कीप एरर्स पे आ जाएंगे। ये देखिए एरर चली गई, तो जो प्रॉब्लम थी वो हमने इस तरह से हैंडल कर लिया। ओके, चलो चलो, आ गए, ये हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट। ठीक है जी, यहाँ पे अब आप ये देखेंगे जितने भी ये हमारे पास सब कैटेगरीज के थोड़ा अजीब सा नाम लिया मैंने। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे अनपिवट की अप्रोच, अनपिवट अदर कॉलम्स। ठीक है, ओके। एक छोटी सी गलती कर दी मैंने, अनपिवट करने से पहले हमें प्रमोट हेडर भी करना था, वो नहीं किया मैंने। ये जो A1 B1 ये सारे के सारे हमारे रीजन के नाम है, तो इनको जब मैं हेडर में डालूंगा तब जाके जब मैं अनपिवट करूंगा तो ये प्रॉपरली आएगा। तो यहाँ पे जाके पहले रिकॉर्ड को हेडर बना देते हैं और फिर अनपिवट कर लेंगे। डेटा ज्यादा है ये फालतू का स्टेप डाल दिया इसने, हटा देते हैं इसको। ओके, नाउ मैं इसे अनपिवट अदर कॉलम कर सकता हूँ।
हो गया। ओके। फिर इसके बाद इसमें से ईयर, क्वार्टर और मंथ को बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए ट्रांसफॉर्म में जाइए, स्प्लिट में जाइए, बाय डिलीमीटर, और ओके कर दीजिए। अब इसमें एक प्रॉब्लम हो गई है। अब देखेंगे दो कॉलम बाहर आएंगे इसमें से। मंथ निकाला ही नहीं इसने, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसके साथ। तो स्प्लिट हुआ है, पर ईयर और क्वार्टर का हुआ है, मंथ का नहीं हुआ है। तो अगर आप कोड में देखेंगे, एक्चुअली प्रॉब्लम कोड में हुई है। इसने पहला कॉलम बनाया ये वाला, ये ईयर के लिए बन गया, दूसरा वाला बनाया क्वार्टर के लिए बन गया, मंथ के लिए आपको बनाना पड़ेगा। बस यही करना था, बस हो गया। अब फिर इसके बाद एक तीसरा आएगा, वो आपका मंथ का होगा, डेटा टाइप खुद से मार दे। देखो आ गया ना। बाकी रीनेम एंड ऑल दैट वो तो सिंपल स्टेप्स है। अच्छा, ठीक है। इससे पहले कि मैं मल्टीपल टेबल्स पे लगा के दिखाऊं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नहीं? ओके, चलिए वापिस आते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इस पे आए और सारे स्टेप डिलीट मार दिया। या पे भी एक काम करते हैं, इसको डुप्लीकेट बना लेते हैं। मुझे अगर कुछ रेफर करना पड़ेगा तो मैं रेफर कर सकता हूँ। यहाँ पे आए, डिलीट अनटिल एंड करते हैं। हम्म मैंने एक टेबल पे किया था, मुझे सारे टेबल पे करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एम क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे और हर टेबल के अंदर घुस घुस के उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके। सबसे पहले हर एक टेबल पे जाना है और उसको ट्रांसपोज करना है। तो उसके लिए हम ऐड कॉलम पे जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे और एक फंक्शन लिखेंगे, टेबल डॉट ट्रांसपोज। इनपुट में इसको टेबल दे देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ओके करते ही ये यहाँ पे ट्रांसपोज कर देगा। और थोड़ा स्लो चलेगा क्योंकि डेटा जाता है। अराउंड ये है 200 MB की फाइल है ये। और ये हो गया। ये देखिए कि शेप बदल गई है। जो कॉलम में था वो रो में आ गया है, जो रो में था वो कॉलम में आ जाएगा। हाँ, बस ये प्रीव्यू पूरा नहीं दिखाएगा आपको, ये खुद ही मना कर रहा है, मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा आपको। अच्छा, उसके बाद आपको याद होगा हमने कॉलम 1 और कॉलम 2 में फिल डाउन किया था। ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 पे फिल डाउन किया था। फिल डाउन में क्या चाहिए एंड ऑल दैट वो बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम थोड़ा वो गूगल की हेल्प ले लेंगे। हम यूज करेंगे टेबल डॉट फिल डाउन। मतलब ये फंक्शन को क्या चाहिए वो देखना चाह रहे हैं। तो टेबल बता दीजिए और कॉलम एज अ लिस्ट दे दीजिए उसको। उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और या तो मैं एक और कस्टम कॉलम बना लूँ, या इसी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही वो एक्स्ट्रा स्टेप डाल देता हूँ। इजी रेफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, एक और कॉलम बना लेते हैं। ओके, ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम। थोड़ा स्लो है। ओके, तो टेबल डॉट फिल डाउन। ओके, इसमें ले लेंगे हमारा नया कॉलम, कोमा लगा देंगे। उसके बाद हम ले लेंगे कॉलम 1 और कॉलम 2। हाँ, डबल कोटेशन भूल जाता हूँ मैं। यस, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ओके कर दीजिए। तो ये फिल डाउन भी कर देगा। मतलब यहाँ पे यूआई हेल्प नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमें इस तरह से ही करना पड़ेगा। यूआई मेरा जो डेटा है, जो सामने जो दिख रहा है आपको, इस पे वर्क करता है। बट इसके पीछे जो डेटा है, मतलब ये डेटा किस कॉलम के अंदर टेबल है, टेबल के अंदर डेटा है, उस पे मेरा यूआई वर्क नहीं करेगा। वो सीधा कहता है भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कोई दूसरा तरीका ढूंढ लो। ओके, अब ये प्रीव्यू पूरा नहीं दिखाएगा, ये भी एक दिक्कत है। ठीक है, अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो आप इस पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और बाद में ये स्टेप हटा दीजिएगा। आएगा आएगा, ये देखो आ गया, फिल डाउन भी हो गया। आई, हाँ हो गया है। थोड़ा कॉलम की विड्थ ज्यादा थी इसलिए अजीब सा लग रहा था। ओके, फिल डाउन हो गया है, फिर इसको हटा देते हैं। हाँ ठीक है। अब इसके बाद, ये करने के बाद हमें मर्ज भी करना है और क्या कहते हैं, प्रमोट हेडर भी करना है।
ठीक है। तो हम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 को मर्ज करना चाहते हैं। ओके। तो टेबल डॉट कंबाइन कॉलम्स करके एक फंक्शन होना चाहिए। टेबल डॉट, हाँ, कंबाइन कॉलम्स मिल गया। हाँ, ये है। ठीक है। सो ये है पूरा का पूरा। हम यहाँ से एक सैंपल उठा सकते हैं। ये वाला कोड उठा लीजिए, कॉपी करिए इसको, के बाद फिर से कस्टम पे जाइए। वैसे मेरे पे कुछ और तरीके भी हैं, पर ये जानबूझ के करना पड़ता है। ओके। तो ये मेरा टेबल है, इसकी जगह पे मैं कस्टम वन ले लेता हूँ। अब मेरे को लिस्ट देनी पड़ेगी जो मैं मर्ज करना चाहता हूँ। तो ये कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को मर्ज करना है मुझे। तो हम यहाँ ओए कॉलम 1 ले लेंगे इसका। बड़ा तेज चलो यार। ओके। एंड कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ठीक है। ये जरूरी है, रखना पड़ेगा। और इसके अंदर हम डाल देते हैं कॉलन एज अ सेपरेटर। और नए कॉलम का नाम क्या होना चाहिए? तो नए कॉलम का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं वैसे तो। मैं इसको मर्ज ही कह देता हूँ, या सब कैटेगरी कह सकते हैं आप। वैसे मेरे ख्याल से मर्ज ही कह देते हैं। ओके, उसके बाद इसको आप ओके कर दीजिए। हुआ हुआ। थोड़ा डेटा साइज ज़्यादा है ना, फाइल साइज है एक्चुअली में। ओके। आएगा आएगा। अब हाँ, मर्ज तो कर दिया है इसने। अब अब अनफॉर्चुनेटली प्रीव्यू पूरा नहीं दिखाता है, पर मर्ज करने के बाद कॉलम का नाम देख सकते हैं कैसा हो चुका है। तो जो हम चाह रहे थे वो हो गया है। इसमें एक पोटेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है डेटा टाइप की, जो हमें यहाँ पे भी आई थी, कि हमारा जो ईयर का कॉलम था, जो हमने यहाँ पे किया था, जो ईयर का कॉलम था, उसका डेटा टाइप चेंज किया था। उसको ईयर बनाया था, स्ट्रिंग बनाया था। वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, इसके चक्कर में एरर आ सकती है, पर वो बाद में भी देख सकते हैं। ओके। तो ये भी हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें करना पड़ेगा प्रमोट हेडर। तो उसके लिए हम एक और बना सकते हैं कस्टम कॉलम। थोड़ा स्लो हो जाएगा। अच्छा, क्लिक हो चुका है या नहीं हुआ? हाँ, हो चुका है, क्लिक आ गया। तो यहाँ पे जाके लिखेंगे टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स। ओके। एंड देन लास्ट वाला कॉलम ले लेंगे। तो ये फंक्शन क्या करेगा, पहले रिकॉर्ड को हेडर बना देगा, जो हमें चाहिए भी। तो जैसे ही हमारा जो पहला रिकॉर्ड है वो हेडर बन जाएगा, के बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, जो है अनपिवट अदर कॉलम्स। तो एक काम करते हैं, या ढूंढ ही लेते हैं, है जी। तो अनपिवट, ये रहा। यस, ये है, ये यूज करना है हमें। पहले एक बार हो तो जाएगा। हाँ, 157 MB लोड हो गया। आएगा आएगा। आ गया। इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू दिखाएगा हमें। डेटा बढ़ जाता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। हम्म। हम्म, ये देखिए, हो गया ना, प्रॉपरली मर्ज हो चुका है ये। ओके। अब इस पे हमें आएंगे और एक और कस्टम कॉलम डालेंगे, और उसको ट्रांसफॉर्म कर, मतलब अनपिवट करेंगे। हम्म। वैसे आपके पास और तरीके पे, जैसे आप अनपिवट रेगुलर वाला भी कर सकते हैं, और अदर कॉलम वाला भी कर सकते हैं। हम अदर कॉलम वाला इसलिए ले रहे हैं अनपिवट, क्योंकि हमें कॉलम के नाम को हार्ड कोड नहीं करना है। जब मैं कहता हूँ कॉलम के नाम, मतलब ये जो हेडर देख रहे हैं A1 B1 C1, ये सब कैटेगरीज हैं, जो ज़्यादा भी हो सकते, मतलब कम ज़्यादा हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डेटा, है ना। स्टैटिक नहीं रह सकते, इसका स्टैटिक रेफरेंस नहीं ले सकते हम। अगर मैं रेगुलर वाला अनपिवट लूंगा तो मुझे ये नाम बताने पड़ेंगे,
इसका मतलब है मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये कभी भी इसके नंबर बढ़ेंगे और घटेंगे नहीं, ये अज्यूम कर रहा हूँ। पर ऐसा तो होता नहीं, कम ज़्यादा हो सकता है, डेटा की अवेलेबिलिटी के हिसाब से नई सब कैटेगरी आ सकती हैं, या कुछ उसका डेटा ही नहीं होगा तो सब कैटेगरी डेटा में आएगी भी नहीं, है ना। तो स्टैटिक स्टैटिक नहीं ले सकता इसको मैं, मतलब इसको इसका रेफरेंस यहाँ पर लिख नहीं सकता हूँ, तो इसलिए अदर कॉलम वाला ले रहा हूँ। मतलब जो स्टैटिक है वो ले सकते हैं, बट इनको मान नहीं सकते स्टैटिक। अदर कॉलम का बेस्ट पार्ट ये है कि मेरे को ये नाम नहीं देने पड़ेंगे, ये बेस्ट पार्ट है। इसे कॉपी करिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ओके, सो उसके बाद ये हो गया मेरा टेबल। इसमें हम लास्ट वाला टेबल ले लेंगे, ले लिया। अब ये पूछ रहा है जो नए कॉलम बनेंगे अनपिवट करने का, उसका नाम क्या होगा। तो आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी वैसा। तो अब मैं इसे ATTR और वैल्यू कह देता हूँ, वैसे सेल्स पे लिख सकते हैं इसे। ओके, उसके बाद ये वो कॉलम है जो एज अ स्टैटिक रेफरेंस यूज होगा, वो है ये वाला कॉलम, सब कैटेगरी। ये कॉलम, क्योंकि ये कॉलम कंसिस्टेंट रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा ऐसे ही आएगा। ओके, तो ऐसे ले लिया, उसके बाद सब कैटेगरी डाल दी। स्पेलिंग का ध्यान रखना जरूरी है, अगर स्पेलिंग में गलती कर दिया आपने और केस केस में गड़बड़ कर दी तो ये एरर भी दे सकता है आपको। पावर क्वेरी का पावर क्वेरी केस सेंसिटिव है, ऊपर से वो रेफरेंस मतलब ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस यूज करता है। अगर उसे नहीं मिलेगा तो एरर मारता है, कहता है ये मिल ही नहीं रहा। हल्की सी कमी छोड़ दोगे अगर आप, तो वो सीधा एरर मारता है कि मुझे मिल ही नहीं रहा। ओके, तो यहाँ पे इसने एरर नहीं मारी है, मतलब इसको मिल गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अनपिवट हो चुका है जैसा हम चाहते थे। एक बार ऐसा हो गया तो अब आपको बाकी कॉलम्स की जरूरत नहीं है। आपको ये कॉलम चाहिए और ये कॉलम चाहिए। ओह, क्या कर दिया मैंने, थोड़ा एक्स्ट्रा हाथ चल जा रही है। हाँ, और ये देख, इस पर राइट क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम कर देंगे, बाकी की जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद फिर हम एक्सपेंशन ऑपरेशन कर सकते हैं। बस थोड़ा सा और समय, 100 MB लोड हो चुका है और ये 150 MB आ गया। ओके, अब मैं इसे एक्सपैंड कर सकता हूँ और जो आउटपुट चाहिए वो आ जाएगा। अभी लोड कर रहा है, आ गया। इसे मारेंगे क्लिक और ये फिर जैसा चाहिए था वैसा आ जाएगा। इसके बाद फिर हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं, ऑल दैट के लिए ऐड नहीं, ऐड नहीं करना है, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और स्प्लिट मार देंगे। डिलिमिटर तो कॉलन ही है। आप अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हैं इसने फिर से 2 रेफरेंस ही लिए हैं, तो आपको तीसरा रेफरेंस देना पड़ेगा। मतलब मंथ का नहीं लिया है, ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है कोड में। मतलब हमारे कोड में प्रॉब्लम नहीं है, ये सिस्टम जनरेटेड कोड होता है, तो पावर क्वेरी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि उसे तीसरा भी बनाना है। यस, ये देखिए, ये नेम हो गया, ये क्या कर रहा हूँ मैं। ओके, ये आपका ईयर, ये आपका क्वार्टर और ये आपका मंथ। इसकी जरूरत नहीं है, इसे डिलीट कर देते हैं। हम्म, ये बन गया। इस पे फिर रीनेम कर सकते हैं, इसको मैं रीजन कह लेता हूँ। चेंज टाइप की अभी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। उसके बाद ये मेरा ईयर बन जाएगा, ये मेरा क्वार्टर बन जाएगा, ये मेरा मंथ बन जाएगा। इसको मैं सब कैटेगरी कह सकता हूँ और इसको वैल्यू ही छोड़ देते हैं। इसके बाद इस पे डिटेक्ट डेटा टाइप लगा देंगे, खुद से आइडेंटिफाई कर लेगा। हाँ, ठीक है, अब इसे लोड करके देखते हैं। यस, सो यही था फाइनल सॉल्यूशन। यस, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। नहीं, हाँ मालूम है, थोड़ा बोरिंग तो है। नहीं, लग तो नहीं रहा कोई क्वेश्चन है, या मेरी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही सर, क्लियर। थोड़ा स्लो तो चलेगा क्योंकि काफी सारी ट्रांसफॉर्मेशन करी है हमने।
हम्म, अगर क्योंकि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है और इसके लिए वेट करना इस कुछ सेंस भी नहीं करता है ना। सॉल्यूशन हम देख चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो अगर कुछ और पूछे जाते हैं तो यस, हम वो भी ले सकते हैं। सॉल्यूशन यहीं तक था। हम्म, सर वो मेरी क्वेरी यस। डिस्कस कर लें क्या? उसके लिए सर रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी। अच्छा। आप अपना डेटा शेयर करेंगे, राइट? वो आपकी हम्म। कंपनी का होगा, प्राइवेट है, राइट? ये कंपनी का नहीं है, वो तो नॉर्मल अच्छा, ऐसा है क्या? सैंपल चलिए डेटा है चलिए, बस। ठीक है, चलिए दिखाइए, चलिए। मेन टाइम में लोड ठीक। करता है। ओके, तो मैं ठीक। आपको प्रेजेंटर बना देता हूँ। हम्म, नहीं आ क्यों नहीं रहा? इसके लिए अच्छा, एक मिनट रुकिए। प्रेजेंटर के लिए अच्छा, यहाँ से नहीं होगा शायद। हम्म, अच्छा, ओ, ये है बात। अच्छा, वैसे नहीं आता है। यस, लीजिए सर, आपको प्रेजेंटर बना दिया। थैंक यू सर। अब आप शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? यस, विजिबल है। सर ये एक्चुअली क्या है ना, ऑफ वर्क से रिलेटेड है, ऑफिस वर्क से। हम्म, प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, उसमें रिक्वायरमेंट सिंपल ये है कि हमने क्लाइंट को दिया हुआ है, ये एक तरह से वो हायरार्की में दिया हुआ है हम्म, मैट्रिक्स। ठीक है। हम्म, तो क्लाइंट क्या करना चाहता है? क्लाइंट सिंपली ये चाहता है कि अगर वो कैटेगरी लेवल पे है हम्म, और वो इस डेटा को फिल्टर करना चाहता है बेस्ड ऑन दिस। ओके। तो अगर वो लेट्स सी यू वांट टू सी लेस देन 40 lakhs डेटा, टोटल सेल्स। ओके। ओके, तो ओके। इन दैट सिनारियो ही इफ अगर हम लोग ये फिल्टर अप्लाई करें तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ऑफिस सप्लाईज दिखना चाहिए, राइट? क्योंकि ये ठीक है। 37 लाख है हम्म, और उससे ज़्यादा जो है कि नहीं दिखना चाहिए। ओके, बट ये मतलब काम नहीं कर रहा है ये। ठीक है, ठीक है, क्लियर। और, और मैंने ये मतलब इस इन स्कोप का फंक्शन लगाया था यहाँ पे। ये वाला फंक्शन लगाया हुआ है, टोटल सेल्स है। और इससे काम नहीं हुआ। टोटल सेल्स सिंपली सम ऑफ फैक्ट सेल्स है, जो इस टेबल से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है सिंपल। यही इशू है इसको अगर तो बता ये जो देते या। कोई और भी कंडीशन है इसके अलावा आपकी? नहीं, और कोई कंडीशन नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो नहीं, ये जो यहाँ पर तो कुछ भी ले सकता है वो, मतलब डेटा के अकॉर्डिंग वो कुछ भी ले सकता है। ये जो ग्रेटर देन। कंडीशन ये जो कंडीशन की आप बात करते हैं, हम्म। ये ऑप्शन आप यूजर को देंगे, ये वो फिल्टर कर सके? हाँ, मतलब ये पेज विजुअल लेवल फिल्टर पे जा करके वो फिल्टर करना चाहता है। ओके, ठीक है, समझ गया। हम्म, ओके, समझ गया। रुकिए फिर। हम्म, यहाँ पे आ गए। और इधर मैं एक सैंपल डेटा ले लेता हूँ। ठीक है, आपने समझा दिया, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है सर। तो मॉडल्स की टेबल ले लेते हैं यहाँ पे। हम्म। क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी दिख हाँ रहा है। जी। ओके। ये है हमारी एक ब्लैंक फाइल। ओके, आपने लिया था एक मैट्रिक्स विजुअल। हम्म, तो हम पे अब एक सब कैटेगरी और कैटेगरी ले लेंगे। और मैं यहाँ पे एक मेजर बना लेता हूँ, टोटल सेल्स।
ऑर्डर्स, सेल्स, इसको यहाँ ड्रॉप करेंगे, इधर आ जाते हैं ग्रिड ऑप्शंस, थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसको। ओके, वैसे ये वाला फिल्टर तो मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया है और थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है जब ये नहीं चल रहा है। ओके, तो आप कहते हैं जैसे ये वैल्यू है, ये मेरी 5 लाख है और मैं बोलता हूँ मुझे आप 7 लाख से कम वाली वैल्यू दिखाओ। दो, 1 2 3, अप्लाई करते हैं और ये वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक रेफरेंस ले लेते हैं, पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस पे वर्क कैसे करा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि इफ मैक्स लगा देते हैं और मैक्स में मैंने दे दी कैटेगरी और छोटा कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी ले लेते हैं। ओके, टेक्नोलॉजी, मैं बोलता हूँ अगर टेक्नोलॉजी है तो आप मुझे ब्लैंक दिखाइए, अदरवाइज आप मुझे टोटल सेल्स दिखाइए। देखते हैं समझ पाता है, ये समझ पाता है। तो हम इस ब्लैंक का इस्तेमाल करके इसको गायब कर सकते हैं, तो आंसर आता है यस, हम कर सकते हैं। ओके, तो मतलब इससे काम हो जाएगा आपका। अब आपने कहा था कि जो कंडीशन है मेरी, तो मेरे को यूज़र को देना है ये ऑप्शन। तो उसके लिए अ, एक सवाल है आपसे, आपका जो यूज़र है जो वैल्यू इनपुट करेगा वो किस रेंज में हो सकती है, बताइए। हेलो, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? सॉरी सॉरी, मैं म्यूट की बात कर रहा था। हाँ जी। अब मैं कह रहा था कि उससे मतलब यूजर कोई एक पर्टिकुलर रेंज पे नहीं सेलेक्ट कर रहा है, वो किसी भी रेंज पे सेलेक्ट कर सकता है। वही जानना है आपसे, क्या है वो जी, रेंज? वो सेल्स मतलब सेल्स के अकॉर्डिंग, सेल्स का जो डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग वो से सर्च करेगा नहीं, वो। कुछ तो होगा ना लिमिट उसकी, कि भाई वो मिनिमम एक सेलेक्ट करेगा और मैक्सिमम 2 करोड़ ले सकता है, कुछ तो होगा। नहीं सर, ये तो नहीं है उसमें। अगर हम जैसे यहाँ पर हाँ, 2 रिकॉर्ड दिख रही है, यहाँ पर दो ठीक रिकॉर्ड है, दिख रहे हैं ना। मैं आपको सोल्यूशन तो दे दूंगा, पर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ। जी। आपने भी सोचा नहीं है, पर करना जरूर पड़ेगा क्योंकि आपका फाइल हैवी हो जाएगा अगर आपने नहीं किया तो। हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमें एक आई थिंक इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, की जगह पे हम यहाँ आ जाते हैं मॉडलिंग में, और कहाँ गए बेटे, यहाँ ये रहा। इस पे आप न्यूमेरिक रेंज ले लीजिए। अब न्यूमेरिक रेंज जब आप बनाएंगे तो आपको मिनिमम मैक्सिमम देनी होती है। तो हम यहाँ सर पे वो 1 2 3, हाँ जी बताइए। एक्चुअली वो फिल्टर पेन से ही सिलेक्ट करना चाहता है और फिल्टर पेन ये। में तो वर्क ही नहीं कर रहा है ये। हाँ, वही तो प्रॉब्लम है ना। आपको क्योंकि सोल्यूशन ये चाहिए ना? सॉल्यूशन तो चाहिए, मतलब विजुअल पे नहीं हो, फिल्टर पेन से ही रिलेटेड कुछ सॉल्यूशन हो। नहीं, उस पर तो नहीं चल रहा है ये। हाँ, ठीक है, इसका सॉल्यूशन बता दीजिए फिर, अगर मैं उसको अल्टरनेट दे सकता हूँ फिर। ओके ओके, तो यहाँ पे हमने इसको मान लिया 1 लाख, और इसको मैं मान लेता हूँ आई थिंक 7 लैक्स, और डिफॉल्ट में हम दे देते हैं मे बी 1 लाख या 7 लाख। हम्म। अच्छा, इंक्रीमेंट 1 1 लाख से इंक्रीमेंट करा लेंगे, मिनिमम वैल्यू भी। तो मिनिमम जी वैल्यू 1 लाख, मैक्सिमम 7 लाख, इंक्रीमेंट 1 लाख, डिफॉल्ट 7 लैक्स। जी। और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, यूजर को ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। हम्म। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको और थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए स्लाइडर यहाँ से हटा देंगे। स्लाइडर यहाँ से हटा दिया, इसको ऐसे छोटा कर देंगे ऐसे करके, इसका हेडर भी हटा देंगे, और इसको ऐसे यहाँ पे ऊपर राइट में साइड में कहीं पे भी प्लेस करके हम्म। यूजर को ऑप्शन दे देंगे कि भाई तो यहीं से कर ले।
हम्म और ये रहा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, आई थिंक थोड़ा और सही रहेगा। ठीक है, एंड मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करूंगा, उसके बेसिस पे ये तय होगा फिर। हम्म ओके, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, सबसे पहले जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है मुझे वो पिक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और एक फंक्शन होता है सेलेक्टेड वैल्यू, वो लगा लेंगे। हम्म और पैरामीटर नाम का पैरामीटर उठा लिया, आई थिंक वैल्यू होनी चाहिए मेरे ख्याल से। कोई नहीं, एंटर मार के देखते हैं। हाँ, आ गया। ओह, इसने तो खुद ही बना के दिया था, कोई बात नहीं, ये वाला भी ले सकते हैं सर। तो हम्म एक ए आ गई हमारी 1 लाख। तो अगर मैंने टोटल सेल्स भी ले ली, ओके, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 लाख करता हूँ, तो 2 लाख यहाँ आ जाएगा। 3 करता हूँ तो 3 लाख आ जाएगा। ओके, अब इसके ऊपर ही सॉल्यूशन बना लेते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर मेरी टोटल सेल्स की जो वैल्यू है ये छोटी है या बराबर है सेलेक्टेड वैल्यू के, तो उस केस में तो टोटल सेल्स दिखा दो मुझे, अदरवाइज हम्म मुझे कुछ मत दिखाओ। तो अभी तीन हम्म लाख लिया था, तो इसमें से कोई भी वैल्यू जो है 3 लाख से छोटी नहीं है, तो हम्म मैं 6 लाख ले लेता हूँ। ये 2 हैं, 7 लाख ले लूंगा तो भी 2 आएंगी। राइट। हम्म ओके, अब यहाँ पे टोटल सेल्स हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है। या हम्म एक काम और करते हैं, इसको जूम क्यों कर लिया मैंने। इधर आते हैं, पैरामीटर पे जाते हैं, इसको मैं 8 लाख कर देता हूँ। हम्म बढ़ गया, अब मैं 8 लाख ले लूंगा तो सब दिखेगा। और हम्म 4 लाख लूंगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा। हम्म। और 7 लाख ले लिया तो यही चाह रहे थे, राइट। हाँ, चार तो यही रहा था। अच्छा, लेकिन अगर अगर एक्सपेंड करते हैं फर्नीचर को तो तभी मैंने आपसे पूछा था स्टार्टिंग में, कुछ और भी है रिक्वायरमेंट आपकी। रिक्वायरमेंट तो सर यही था कि फर्नीचर अगर एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसमें जो सब कैटेगरीज है वो भी उसी के अकॉर्डिंग फिल्टर हो, सिर्फ हाँ, कैटेगरी लेवल तो पे नहीं हो अब वो। आप इस पे फिर एक और एडिशन आ जाता है फिर। आप अगर फर्नीचर की बात करते हैं, जी। अब मुझे बताइए कि इसका और इसका रिलेशनशिप कैसे बनाए हैं। इसका मतलब है कि मेरे को एक लेयर और डालनी पड़ेगी स्लाइडर इसकी, एक और ऑप्शन डालना पड़ेगा जो इंस रेंज में चले। हम्म फिर इस पे कैसे वर्क करेगा। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया, आई थिंक 5 में भी 6 लेते हैं। अच्छा, अब अगर मैं 7 रखता हूँ, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा कि आपका यूजर ऐसा बोले कि भाई अभी 8 रखा है, टेक्नोलॉजी दिख रही है, ठीक हम्म है, मैंने यहाँ पे 6 ले लिया, अब टेक्नोलॉजी दिख नहीं रही है, और वो कहता है हम्म। मुझे टेक्नोलॉजी के सब आइटम भी देखने हैं, ऐसा भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, टेक्नोलॉजी के सब आइटम नहीं दिखना है उसको। उसको फर्नीचर के और ऑफिस सप्लाई पे जाए जब, तो तो वहां पर भी वो हम्म जो विजिबल वैल्यूज हैं, हम्म। जो विजिबल कैटेगरीज हैं, उनके सब आइटम देखें, उस पे भी हाँ फिल्टर चाहिए। हाँ, ऐसा। अब यहाँ पर अगर वो फिल्टर लगाता है लेस देन हाँ, ग्रेटर देन 70, तो उसको, ग्रेटर देन 70। या 80 कर लीजिए, तो उसको तीन वैल्यूज दिखे, चेयर्स टेबल्स एंड बुक केस, फर्निशिंग ना दिखे। के लिए हम्म, चलिए सर, और एक पैरामीटर देना पड़ेगा सर, वही वैल्यू से लग तो रहा है, वही लग रहा है मेरे को भी। के बाद इन स्कोप विद इनसाइड वैल्यू विद दैट पैरामीटर। क्योंकि अगर इसको हटा दिया तो टेक्नोलॉजी फिर दिख जाएगा, हम्म तो ये तो लगे रहना, छोड़, ये तो रखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम सब कैटेगरी के लिए भी देना पड़ेगा। दो ये सेलेक्टर दिक्कत है। इसमें, लाइक जिस हिसाब से सिनारियो है, हम्म। दो इनपुट वैल्यू। तो एक बनाने पड़ेगा हमें पैरामीटर फॉर कैटेगरी।
और एक बना देंगे सब कैटेगरी। इसको कंपैरेटिवली छोटा ले सकते हैं आप, मे बी 10,000 ले सकते हैं इसको आप। और इसको हम ले सकते हैं 5 लाख, या मे बी कुछ भी, इंक्रीमेंट 10,000 से ही कर देते हैं। ओके, ये रेडी है। और इसको उठाया, इसको बगल में रख दिया, एंड इसको यहाँ से हटा देंगे, इसे यहाँ पे ले लेंगे ऐसे करके। ओके, यहाँ पे आई थिंक रेंज बन गई है, तो यहाँ पे आएंगे एंड सेटिंग में जाके बिटवीन की जगह पे सिंगल ले लेंगे। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। तो क्या, ऐसे नहीं बनेगा ये, इसकी मेटाडेटा प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा, इतना आसान नहीं है ये। हाँ, यहाँ पे आ गए 2 0, कॉपी कॉपी, ये 2 लाख भी ले सकते हैं वैसे। अब 5 लाख, 1 2 3, 10,000, ठीक है। इसका नाम हम दे देंगे एस कैट एंड क्रिएट। और यहाँ चले जाएंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से ले लेंगे। अब क्या हुआ उसमें, सिंगल सेलेक्ट आ गया। यार ये सिंगल वैल्यू वाला एक मेटाडेटा प्रॉपर्टी की वजह से आता है। और अगर आप कैलकुलेशन के थ्रू बनाते हैं तो असाइन नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद आपने जो पहले कोड बनाया था, ये काम करते हैं, इसको बाहर ले आते हैं। मैं एसकैट में डाल देता हूँ। तो सबसे पहले एक चेक बिठाना पड़ेगा आपको कि अभी हम किस स्कोप में हैं। एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। सो हम इधर आ गए। इसके लिए आई थिंक इसको हटा सकते हैं, यहाँ पे इज इन स्कोप, गलत लगा रहा हूँ क्या। Okay. इसके बाद देंगे सबसे पहले सब कैटेगरी। तो यहाँ पे आ गया, तो हम बोलेंगे अगर ये इज इन स्कोप है एंड इसकी जो सेलेक्टेड वैल्यू है एस सेलेक्टेड वैल्यू, और एक मिनट, टोटल सेल्स भी ले लेंगे। ओके, मतलब यहाँ पे मैंने जो सेलेक्ट किया है, अगर वो हमारी टोटल सेल्स की वैल्यू से बड़ा है या बराबर है, देन हम टोटल सेल्स देखना चाहते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम एक और इफ चाहते हैं जो ये देखे कि स्कोप क्या है। इसमें पहली कंडीशन ये बनेगी, एक बननी चाहिए फॉल्स वाली है। ये तो ट्रू बन गया, इसमें ये मैच कर जाएगा। एक यही वाला होगा, बट अच्छा वो ब्लैंक भी चाहिए अपने को। ओके, इसमें ऐसा ले लेते हैं, इसको ये देना पड़ेगा, मेरे को लग तो रहा है। ऐसे उठाया, डाल दिया इसको ऐसे करके। अब इसमें ये हो जाएगा ग्रेटर देन वाला, और यहाँ पे हमें ब्लैंक देना पड़ेगा। अभी इफिशिएंट नहीं बना पा रहा हूँ मैं। ओके, अदरवाइज फिर एक और इफ लगा देंगे, और इसमें ये फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स के केस में हमें एक और लगाना पड़ेगा। ओके, एंड ये वाली कंडीशन फिर से इसे फिर डालेंगे, एंड ये बनेगा मेरा पैरामीटर वैल्यू। और अगर ये मैच कर जाता है तो टोटल से दिखाओ, अदरवाइज ब्लैंक, कुछ मत दिखाओ। ओके, ठीक है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ ले नहीं रखा है इसलिए आ नहीं रहा है। तो मे भी हम 1 लाख ले लेते हैं, 1 2 3, आ गया राइट। ये हटाया, एक्सपैंड किया, ठीक है, हो गया। या फिर हम इसे ले लेंगे 5 लाख, तो सब आ जाएगा। ये चाहिए था। इसको भी एक बार चेंज करना सर, ये जो था क्या कैटेगरी वाले को। कैटेगरी वाला चेंज कर लेता,
इसमें पहले इससे ऊपर कर लेते हैं और आई थिंक 8 लाख डालते पहले। 8 लाख में सब आ गया। क्या डालूँ उसमें? 4 लाख डालूंगा सब चला जाएगा, 5 लाख डालूंगा सब चला जाएगा, 6 लाख में 2 आएगा जो पहले भी आ रहा था। क्या डालूँ? 8 लाख? 8 लाख तो है ही। चलिए टेक्नोलॉजी ले लीजिए, 5 लाख से नीचे सब आ रहे हैं। फर्नीचर आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा, आई थिंक इसमें है 3 लाख ले लेते हैं। एक चला गया। तो 3 3 लाख से लाख नीचे ले रहे हैं तो ऊपर वाला सम तो ज्यादा दिखा रहा है ना, 3 ही लाख दिखाना चाहिए ना। ऊपर वाला मतलब ये टोटल? हाँ, तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? टेक्नोलॉजी का टोटल आना चाहिए ना, जो अभी फिल्टर हो रहा है, जैसे नहीं एक नहीं, 62 एक इसके लिए 24 एक। आपको ये समझना पड़ेगा कि टोटल और उसके अंडरलाइन जो वैल्यू होती है दोनों डिफरेंटली कैलकुलेट होती है। उस हम्म को दोबारा रिपीट कर देते हैं। जब भी आप कोई लॉजिक बनाते हैं पावर बीआई में, हम्म जैसे ऐसा ले लिया, ये हम्म टोटल सेल्स ले लिया, हम्म आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग हो वो गलत है। पावर बीआई इसको डिफरेंट तरीके से बताता है। हम्म यहाँ पे जो 18 लाख समथिंग जो देख रहे हैं, आपको लगता क्या है कि दिस इज द टोटल ऑफ सम ऑफ ऑल द विजिबल वैल्यूज, करेक्ट? हम्म हम्म पर ऐसा है ही नहीं, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। ये ऐसे प्रूव होता है, देखिए जब मैं लॉजिक चेंज करता हूँ थोड़ा सा, मैक्स, अब देखिए यहाँ से जैसे ड्रॉप करूंगा अब टोटल देख लीजिए, ये देखो 90,000 यहाँ पे भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है। हम्म तो टोटल डिफरेंटली बिहेव करता है, ठीक है? हम्म तो आप जो मांग रहे हैं उसके लिए लॉजिक में और चेंजेस करने पड़ेंगे, खिचड़ी बन जाएगी फिर। जितना आपने मांगा खिचड़ी तो दे दिया हमने। यस। खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है सर, थैंक यू। आपको ये कोड चाहिए या आप कर भेज लेंगे? दीजिए, नहीं सेंड कर चलिए दीजिए। देख लीजिए कि चैट पे मिल सकता है कि नहीं। ओके, मैं ट्राई करता हूँ, आना तो चाहिए वैसे। चैट, चैट इज टर्ड ऑफ। अच्छा मैंने ही बंद कर रखा है। सेटिंग्स पे चले आते हैं, मीटिंग ऑप्शंस, करना पड़ता है चैटिंग, चैट ऑफ। हमारे एक स्टूडेंट थे, जब भी ज्वाइन करते थे चैट पे जब बात करते हैं उनके चक्कर में बंद करना पड़ता है। हाँ जी, बताइए दिख रही है? जी जी दिख रही है। ओके, ये भी मैं व्हाट्सएप पे भी भेज देता हूँ। एंड नहीं, डन। कॉपी कर लिया मैंने। ओके, चलिए। सो कोई और सवाल पूछना चाहेगा? नहीं? सर मैं Rakesh, Shivani, I think you need to share your screen, right? So no, I will. that is fine. Do we Okay. have date selection in Power BI? Only date selection. Date selection. Yeah, because I see options like before, after, or Oh, between, vertical you want list. to select a single date, right? Yeah, from the calendar. Like generally we have, right? From the calendar date. It should be like calendar date. Hmm. Okay, so one way is you can use that bit before or after. Okay. Yeah, Any of one way any of I these. gave this option already after, but what they are asking is if you are means I need first thing I need to check today's date data, and then Mhm. if I want to go back, I'll go back. Otherwise, I'll go forward. What they want is when the dashboard is loaded, they want to see today's data, and after that, based on their selection, they'll go back and they'll go forward. Oh, so they want today's selection default. Default is today date, Hmm. and according to their use case, they'll go backwards and they'll go forwards. Okay, so maybe we have few new custom visuals. Info River. This team has brought a new super filter.
Is it visible? Yeah, no. Yes, sir. For I think reverse you can superfilter. you can try this. Maybe this can solve your case. Okay, so you have range, relative, range again, then text slicer. Okay, different hierarchy, mass. Oh no, no such options. Come on. Okay, maybe here it is. It is a range. It is year, month, week. Okay, it's a range also. Range, again range. It is a genuine ask, but I don't know why Microsoft is not giving that option, and this vendors are not making any visual on that. Nope. Date slicer. Hello, This one you Rakesh. can try. Oh, one second. You can try this, but it's a paid option. It's a paid visual. Is it okay? You can go for a paid visual. Once apart from Power BI license, I have to pay for this Yes. option, right? Yes. I don't think they'll allow. Once Oh, if I say paid, then there will be so much issue. then in that case, the problem is the calendar view that you want. So that does not come with the regular slicers. You either need to have before, after, or between slicers. Yeah, can we do some logic Workout. in a Okay. sense? So what you can do is, okay. So for example, you take this regular slicer, take maybe shipped it, for example. Okay. So they want this slicer because they want this calendar. Okay. So what you can do is you can simply settings, take anything, be it before or after, depending on your requirement. I'll take it maybe before. The slider does not suit well. I'll turn off the slider. And then I'll go to general properties, advanced option, and I have to disable this responsive. Why? Because, okay, for example, if I decrease the size, you say this behavior is coming. Yeah. Okay. So if I turn off this, I can play a little like this. Okay. So Okay. instead of before, I'll take after. Now I can do something like this. A little play. See, is it visible now? And for them, it's a regular. What is that called? Calendar. It's a regular calendar. Okay. Yeah. A little trick. But by default, it has to be today date, right? If I select, though it is a trick, but if I give this option as a today, it will always check from today to later dates. It will not go then back in that again. case, you have to try this pre-selected. I'm not sure will that pre-selected slicer will give you that option. I'll use add. I don't think there is an option with date. Pre-selected can help you with default selection, but I never tried with date. What about if I give it order date maybe? Then dirty status. I forgot pre-selection Sir, and dirty. Yes. can add. If there is any option like parameter, creating date from that column, and by default, if today's function, if we can use, means I don't know if we have that in Power BI, but using parameters. Okay. I'll use this dirty status and
I'll use true. Okay. The range is a concern. The calendar display list drop down. No, it do not have that functionality of calendar. Your user has to compromise a little. Either they can have default selection or they can have a calendar. They cannot have both. Okay. Okay, so if they want default selection, then pre-selected visual, I have already made 2 videos on that. You can refer to those videos. This is Or pre-selected, right? Pre-selected means how? It's okay. So pre-selected visual can help you make default selections always. Maybe, for example, you want today should be selected all the time. For example, I opened the report. I want the today is always selected. If I want, I can make changes. Maybe I can go a few days back. I can see the data as per that selection. But the problem is with the default or the regular slices, they don't provide you default selections. You have to select something, but the visual do not have that capability of selections, auto selections. For example, today is 11th, right? Tomorrow it will be 12th. I move from today to tomorrow. So my today is now 12th. So I need 12th should be selected automatically, correct? Correct. The regular slicers don't give you that option. Only the spread selected visual can give you that option. It uses DAX code, like I used it here. I use a very basic one. Yeah. Using this, I can force the system to select a date. Maybe, for example, okay, let's tweak this a little. Can it be calendar format instead of drop down? No. This drop down user is not accepting. Actually, there also I get the same. I told you either you have to go use this or you have to use this. Either go with a calendar view or go with the default selection. You cannot have both, or maybe I don't know. Okay, so selections, item selections, font color white. Okay, it is better. Okay, so let's make it display drop down. I'll make it list. Okay, I'll show you how to make a default. So I'll use selected. Okay, then ordered date. For example, I want 7th Jan should be default selected. 2021 and 7. Enter. See, it's selected already. And if I make 8 is selected. Oh, 8 is not there in the list, sorry. 9 is selected. So you can make this dynamic. Here you simply have to type today. That's it. System will select automatically. I do not have data till today. So I am using this hard-coded approach. So I hope it is clear. Yeah. Okay. Yes, guys. Any other question? And sir, if you want the multiple values, then we can use in, right? Like 2 to 3 days. Yes, you can have that. So Rakesh, in one of your video, you have given us this pre-selected option, plus you have also given us some measures to check it. So we can check it from there as well. Yes. Refer to those videos, those 2 videos. Okay. Any other questions, or we can wrap up? Rakesh, the customer connected. राकेश जी, एक मेरे को क्वेश्चन पूछना है आपसे, आप क्या ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर पाएंगे? अच्छा, ठीक है. ओके, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ. सो फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग, सो ये सेशन यहीं तक था. हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते सेम टाइम को. टिल देन, बाय.